हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड यूनिट का हम पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डाइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और डाइन्स में भी स्पेशली कॉन्जुगेटेड डाइन या संयुग्मी डाइन होते हैं, और भी कई प्रकार के डाइन होते हैं, उसके बारे में हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ डाइन्स? डाइन का मतलब क्या है? वे यौगिक जिसमें दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कार्बन कार्बन के बीच में यदि दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो डाइन की कैटेगरी में आता है। अब डाइन्स में भी तीन प्रकार के डाइन होते हैं: कॉन्जुगेटेड डाइन या संयुग्मी डाइन, आइसोलेटेड डाइन यानी कि विगलित डाइन, और संचयी डाइन या क्यूमुलेटेड डाइन। तो तीन इसमें एग्जाम्पल हैं। पहले क्यूमुलेटेड डाइन की हम बात करें तो क्यूमुलेटेड डाइन में एक ही कार्बन पर दो डबल बॉन्ड होते हैं। लगातार दो डबल बॉन्ड यदि प्रेजेंट हो तो वो जो है वो संचयी या क्यूमुलेटेड डाइन कहलाता है। कॉन्जुगेटेड डाइन या संयुग्मी डाइन जो होते हैं उनमें दोनों द्विबंधों के मध्य एक एकल बंध होता है, यानी कि अल्टरनेट डबल, सिंगल और फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इस तरह के जो डाइन है वो कॉन्जुगेटेड या संयुग्मी डाइन कहलाता है। व्हेन टू डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन आर सेपरेटेड बाय वन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो वो कॉन्जुगेटेड डाइन कहलाता है। और आइसोलेटेड डाइन जो है, इन दो प्रकार के डाइन के अलावा जितने भी डाइन है जिनमें दो डबल बॉन्ड कहीं पर भी हो सकते हैं इन दो स्थितियों के अलावा, तो वो विगलित डाइन की श्रेणी में आते हैं। जैसे इस केस में है या 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है और कार्बन संख्या 1 और 4 पर दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इस प्रकार का ये जो डाइन है ये विगलित या आइसोलेटेड डाइन्स की कैटेगरी में आता है। इसमें कुछ और उदाहरण से समझाया हुआ है। ये एलीन है जो कि संचयी डाइन का उदाहरण है। प्रोपाडाइन 3 कार्बन की चेन है और उसमें एक ही कार्बन पर दो डबल बॉन्ड है, कंटिन्यूएशन में दो डबल बॉन्ड है। आइसोप्रीन जो कि मोनोमर यूनिट होता है नेचुरल रबर का, वो कॉन्जुगेटेड डाइन या संयुग्मी डाइन की कैटेगरी में आता है, जिसमें कि दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड से वो सेपरेट हुआ है। अब हम रिलेटिव स्टेबिलिटी की यदि बात करें, ये जो तीन प्रकार के डाइन हमने अभी डिस्कस किए, इन डाइन्स में हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, यानी कि कॉन्जुगेटेड डाइन या संयुग्मी डाइन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं, जबकि क्यूमुलेटेड या संचयी डाइन जिसमें लगातार दो डबल बॉन्ड होते हैं वो अपेक्षाकृत सबसे कम स्थायी होते हैं। और इन तीन अलग अलग केसेस में ये कॉन्जुगेटेड डाइन है, ये आइसोलेटेड डाइन है और ये क्यूमुलेटिव डाइन है। इनके तीनों की हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा, हीट ऑफ रिएक्शन दे रखी है, और यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो -54.1 किलो कैलोरी है। इसका मतलब ये भी शो करता है कि ये रिलेटिवली सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो एलीन जो संचयी डाइन है उसकी दे रखी है, उसमें -70.5 किलो कैलोरी पर मोल है, यानी कि ये रिलेटिवली सबसे कम स्टेबल है। Now, why conjugated dynes are more stable than isolated dyne? जो कॉन्जुगेटेड डाइन या संयुग्मी डाइन है वो आइसोलेटेड या विगलित डाइन की अपेक्षा अधिक स्थायी क्यों होते हैं, इसको हम दो अलग अलग उदाहरण, ये 1,3-ब्यूटाडाइन जो है वो कॉन्जुगेटेड डाइन है, संयुग्मी डाइन है, जिसमें दो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो रहे हैं, और ये आइसोलेटेड डाइन है 1,4-पेंटाडाइन। अब इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में बंध है, क्योंकि ये कार्बन sp2 संकृत है और ये कार्बन भी sp2 संकृत है क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो यहां पर जो सिंगल बॉन्ड है वो sp2 अतिव्यापन से बन रहा है। जबकि यहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड चाहिए ले, इस कार्बन की संकरण अवस्था sp2, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट इज sp2, हियर इट इज sp3, हियर इट इज sp2। तो यहां पर जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है वो sp3 sp2 अतिव्यापन से बन रहा है। तो अब sp3 और sp2 अतिव्यापन का यदि हम अलग अलग कंपैरिजन करें तो क्लोजर द इलेक्ट्रॉन्स आर टू द न्यूक्लियस,
द शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। अब इसमें हम दोनों को कंपेयर करें तो यहां पर sp2 अतिव्यापन से बॉन्ड बन रहा है या sp2 अतिव्यापन से बन रहा है, तो इसमें s लक्षण जो है वो रिलेटिवली ज्यादा है, और s करेक्टर जब ज्यादा होता है तो देन इलेक्ट्रॉन्स आर रिलेटिवली क्लोजर टू द न्यूक्लियाई, और क्लोजर टू द न्यूक्लियाई होने के कारण जो बॉन्ड बनेगा वो रिलेटिवली शॉर्टर बॉन्ड होगा और वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर sp2 ओवरलैपिंग होता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये जो कॉन्जुगेटेड डाइन है इस कारण से रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है। अब हम इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन की बात करें तो इसमें दो प्रकार की संभावनाएं हैं। देखिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज कन्वर्टेड टू सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां पर ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस डबल बॉन्ड के ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो रहे हैं तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्योंकि इस कार्बन पर शिफ्ट हो रहे हैं तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो रहा है तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से यहां पर शिफ्ट हो रहे हैं तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कार्बन के बीच में डीलोकेलाइज होते हैं, अविस्थानीकृत होते हैं। तो इस डीलोकेलाइजेशन के कारण इसमें स्टेबलाइजेशन होता है, स्थायित्व होता है, यानी कि ये डबल बॉन्ड जो है इनमें से दो में से किन्हीं भी कार्बन के बीच में पार्शियल रूप से उपस्थित हो सकता है। इस तरह का डीलोकेलाइजेशन इसमें होता है। दीज आर द रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर्स, जो अनुनाद संरचनाएं हैं वो इस प्रकार की इसमें संभव हैं। अब हम क्यूमुलेटेड डाइन की बात करें, इट इज रिलेटिवली लेस स्टेबल देन आइसोलेटेड डाइन। तो इसमें यहां पर हम क्यूमुलेटेड डाइन की बात करें तो ये कार्बन और ये कार्बन, सपोज इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, तो इसकी बात करें तो इसमें जो छोर वाले कार्बन है वो तो sp2 संकरित होता है, और जो बीच वाला कार्बन है वो sp संकरित होता है, और ये बीच वाला जो sp संकरित कार्बन है वो दोनों sp2 संकरित कार्बन के एक साथ एक एक सिग्मा बंध और एक एक पाई बंध बना लेता है। तो यहां पर सेंट्रल कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज के रूप में होता है। तो इसमें जो सारे एटम्स होते हैं वो एक ही तल में नहीं होते हैं, उसमें इस प्रकार का अतिव्यापन होता है। यहां पर p और p के बीच में इस तरह से ओवरलैपिंग है, यहां पर p और p के बीच में इस तरह से ओवरलैपिंग है, तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के इसमें हो जाते हैं। तो दोनों सिरों वाले जो कार्बन परमाणु हैं, जो टर्मिनल जो एटम्स हैं, जो उनके पास एक एक p ऑर्बिटल जो होता है, और इसके कारण से ये इस तरह से पाई बंध बनाते हैं, जो कि इस तरह से दर्शाया गया है। अब इसमें दोनों कार्बन परमाणु में एक का sp संकरण है और दूसरे वाले कार्बन का sp2 संकरण है। इस कारण से इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन या अति संयुग्मन भी हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो पॉसिबल है, परंतु इसमें रेजोनेंस लोकेलाइजेशन जो है वो नहीं होता है। ये एलीन जो है इसमें इस तरह से शेप होता है और इसका ये मिरर इमेज जो है इसमें दर्शाया गया है। अब हम कॉन्जुगेटेड डाइन जो होते हैं, संयुग्म डाइन, जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये 1,3 ब्यूटाडाइन है। और इस 1,3 ब्यूटाडाइन में हम बॉन्डिंग की बात करें तो इसमें जो चारों कार्बन है वो sp2 संकरण अवस्था में है। All the 4 carbon atoms are in sp2 hybridized state.
चारों जो कार्बन है उसकी संकरण अवस्था sp2 है, यानी कि हर एक कार्बन के पास 3-3 sp2 संकरित कक्षक है और हर एक चारों कार्बन के पास एक एक उसमें असंकरित p कक्षक है। यानी कि इसका जो आकार है वो समतलीय त्रिकोणीय प्लेनर ट्रायंगुलर होता है, यानी कि चारों कार्बन एक ही तल में होते हैं और उन चारों कार्बन के पास एक एक पी कक्षक उपलब्ध होता है जो कि तल के ऊपर और नीचे होता है। अब इसमें C2 कार्बन जो है उसका जो पी कक्षक है वो C1 वाले के साथ भी समपार्श्वीय अतिव्यापन कर सकता है और C3 के साथ भी समपार्श्वीय अतिव्यापन कर सकता है। तो इस तरह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन अब्र है वो इसमें डीलोकेलाइज्ड होता है, अविस्थानीकृत होता है, उसमें इस तरह से डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल है। सो व्हेन द कार्बन ऑफ ए कॉन्जुगेटेड डाइन और लाइन इन सेम प्लेन द पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैप, इसमें पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करता है और इसमें इस तरह से एक ऊपर की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है और एक नीचे की तरफ इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। प्लेनर मॉलिक्यूल है और उस प्लेनर मॉलिक्यूल के ऊपर नीचे इस तरह का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है प्रेजेंट हो सकता है। तो इस तरह से डीलोकेलाइजेशन होता है। द 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कॉन्जुगेटेड डाइन आर डीलोकेलाइज्ड ओवर द 4p ऑर्बिटल, जो 4p ऑर्बिटल चारों कार्बन के हैं उनके बीच में इस तरह से डीलोकेलाइज होता है, अविस्थानीकृत होता है। ये बॉन्ड लेंथ की वैल्यू दे रखी है, एल्केन में ये एथेन है, ये एथीन में, ये प्रोपीन में, ये ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन में कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसकी और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज भी दे रखे हैं। नाउ इलेक्ट्रॉनिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन, जो डाइन्स हैं कॉन्जुगेटेड डाइन की यदि हम बात करें 1,3 ब्यूटाडाइन या कोई भी कॉन्जुगेटेड डाइन की, तो इनमें दो डबल बॉन्ड है। तो जिस तरह से एल्कीन इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, उसी तरह की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो हैं वो ये कॉन्जुगेटेड डाइन भी शो करते हैं। यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है, दोनों पर एडिशन जो है वो पॉसिबल हो सकता है। पर कॉन्जुगेटेड डाइन में जब हम एडिशन रिएक्शंस की बात करें तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो सपोज हम ये 2,4 हेक्साडाइन जिसमें दो डबल बॉन्ड ये और ये इन दो कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उससे सेपरेट हुआ है, तो कॉन्जुगेटेड डाइन है। इसकी हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो इसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करने पर दो अलग अलग उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। ये है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और ये है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। यदि 1,3 ब्यूटाडाइन की हम बात करें, यदि R की जगह दोनों जगह HH हो, यहाँ पर भी मिथाइल की जगह HH हो, तो प्रोडक्ट जो बनता है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक उत्पाद बनते हैं। अब वो क्यों और कैसे बनते हैं इसका हम मैकेनिज्म पार्ट देखें। जैसे उदाहरण के तौर पर 1,3 ब्यूटाडाइन की HBr के साथ रिएक्शन करें, तो HBr में H प्लस डेल्टा और Br माइनस डेल्टा, ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण एल्कीन्स में पहले होता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण पहले होता है, तो H प्लस इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में आक्रमण करके और इस प्रकार का कार्बोकैटायन जनरेट करेगा। और वो जो कार्बोकैटायन है वो इस तरह से रेजोनेंस के द्वारा दूसरे प्रकार के कार्बोकैटायन में रीअरेंज हो सकता है। It can rearrange to give another type of carbocation. अब इस प्रकार के रीअरेंजमेंट के कारण से अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल Br माइनस का अटैक होगा, तो इस तरह का कार्बोकैटायन है तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है। और ये जो कार्बोकैटायन है इस पर जब न्यूक्लियोफाइल Br माइनस का अटैक होगा तो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा जो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है। यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पर HBr का एडिशन हो रहा है, कार्बन नंबर 1 पर H, कार्बन नंबर 2 पर Br, जबकि यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर H और कार्बन नंबर 4 पर Br का एडिशन हो रहा है। तो ये जो एडिशन प्रोडक्ट है ये 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है।
अब रिलेटिव अमाउंट जो इन दोनों प्रोडक्ट का है 1,2 और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट का, इट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये ताप पर निर्भर करता है। यदि टेम्परेचर लो है, अराउंड -80 डिग्री या उसके आसपास है, तो उस केस में मेजर प्रोडक्ट इज 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। परंतु यदि हम हाई टेम्परेचर की बात करें, हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास यदि हम बात करें, तो उस केस में जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट होता है। तो जो रिलेटिव प्रपोर्शन है इन दो कंपाउंड्स का, वो रिएक्शन कंडीशंस पर, जैसे टेम्परेचर इत्यादि पर निर्भर करता है। लो टेम्परेचर पे जो डोमिनेटिंग प्रोडक्ट है वो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है, और हाई टेम्परेचर पर जो डोमिनेटिंग प्रोडक्ट है वो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है। अगेन कॉन्जुगेटेड डाइन अंडरगो बोथ 1,2 एंड 1,4 एडिशन। जैसे ये फिर एग्जांपल दे रखा है, ये कॉन्जुगेटेड डाइन है, इसमें डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, तो HBr के साथ एडिशन करते हैं तो ये दो प्रोडक्ट जो है वो इसमें प्राप्त होता है। और इसमें किस तरह से प्राप्त होते हैं? कार्बोकैटायन जो बनता है वो कार्बोकैटायन फॉर्म्ड बाय एडिंग H+ टू कार्बन नंबर 1, कार्बोकैटायन फॉर्म्ड बाय एडिंग H+ टू कार्बन नंबर 4। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं और फिर आगे फर्दर रिएक्शन होती है। अब जैसा इसमें बताया, यदि हम टेम्परेचर कंडीशन की बात करें तो इस केस में लो टेम्परेचर पर 1,2 एडिशन प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट, और ये जो प्रोडक्ट है वो काइनेटिक प्रोडक्ट कहलाता है। लो टेम्परेचर पर जो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट कहलाता है वो काइनेटिक प्रोडक्ट कहलाता है। काइनेटिक प्रोडक्ट क्या है? द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म रिलेटिवली फास्टर, जो उत्पाद अपेक्षाकृत तीव्र गति से बनता है वो काइनेटिक प्रोडक्ट कहलाता है। और इस कंडीशन में जो रिएक्शन है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन कहलाती है। तो नो टेम्परेचर पर काइनेटिक प्रोडक्ट, यानी कि जो रिलेटिवली फास्ट रेट के साथ बनता है वो प्रोडक्ट बनता है, और रिएक्शन काइनेटिकल कंट्रोल्ड रिएक्शन कहलाती है। जबकि रिलेटिवली हाई टेम्परेचर पर, यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, जो डोमिनेटिंग प्रोडक्ट है वो 1,4 प्रोडक्ट होता है, जो कि थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट कहलाता है। और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? द प्रोडक्ट विच इज रिलेटिवली मोर स्टेबल, जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट कहलाता है। तो हाई टेम्परेचर, रिलेटिवली हाई टेम्परेचर हम ले रहे हैं, तो ये जो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है वो प्रोडक्ट बनता है मेजर प्रोडक्ट के रूप में। और ये जो रिएक्शन है ये थर्मोडायनेमिक कंट्रोल रिएक्शन कहलाती है। अब ऐसा क्यों होता है कि लो टेम्परेचर पर काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन होती है, हाई टेम्परेचर पर थर्मोडायनेमिक कंट्रोल रिएक्शन होती है? अब थर्मोडायनेमिक वर्सेस काइनेटिक कंट्रोल। The thermodynamic product means the product which is more stable, that is product known as thermodynamic product. The thermodynamic product predominates when the reaction is reversible, that is thermodynamic control reaction. The kinetic product is the product that is formed most rapidly, जो ज्यादा तीव्रता के साथ, तीव्र गति के साथ, फास्ट रेट के साथ बनता है वो काइनेटिक प्रोडक्ट कहलाता है। The kinetic product predominates when reaction is irreversible, जब रिएक्शन irreversible, अनुत्क्रमणीय होती है, यानी कि काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन होती है, तो उस केस में काइनेटिक प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट करता है। The 1,4 addition product has the greater number of alkyl groups bonded to the sp2 carbon. जो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? उसका कारण क्या है? Why 1,4 एडिशन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल? Because it has the greater number of alkyl groups bonded to sp2 carbon. जो sp2 कार्बन है उसके साथ ज्यादा संख्या में अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, इस पर HBr की रिएक्शन कर रहे हैं, तो दो पॉसिबिलिटीज है। ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है 1,2 प्रोडक्ट के लिए, और ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट के लिए। तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट में जो sp2 कार्बन है, उस sp2 कार्बन के साथ ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड। इसमें sp2 कार्बन के साथ ये एल्काइल ग्रुप भी अटैच्ड है, ये एल्काइल ग्रुप भी अटैच्ड है। जबकि इसमें sp2 कार्बन के साथ केवल ये एक एल्काइल ग्रुप ही अटैच्ड है। तो ये कारण है कि क्यों 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है।
व्हाई इज द 1,2 एडिशन प्रोडक्ट द काइनेटिक प्रोडक्ट? अब काइनेटिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मतलब जो फास्ट रेट के साथ बनता है। इसमें हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इस एडिशन रिएक्शन का देखें, यानी कि 1,3 ब्यूटाडाइन पर HBr के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। पहले तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन चाहे 1,2 एडिशन प्रोडक्ट हो या 1,4 एडिशन प्रोडक्ट हो, दोनों में सेम है। अब यहां पर जब 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इतनी है। 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है तो सेकंड स्टेप की जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इतनी है। तो क्योंकि 1,2 प्रोडक्ट के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिलेटिवली कम है, सक्रियण ऊर्जा का मान अपेक्षाकृत कम है, तो इसलिए ये तीव्र गति के साथ होता है, फास्ट रेट के साथ होता है। और यहां पर यदि हम प्रोडक्ट की फाइनल एनर्जी देखें तो 1,2 प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है और 1,4 प्रोडक्ट की एनर्जी रिलेटिवली कम है। यानी कि ये 1,4 प्रोडक्ट जो है वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है, और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होती है वो ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, उससे हम काइनेटिक प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट को समझा सकते हैं। अब एल्कीन जो है वो डाइल सेल्डर रिएक्शन या 1,4 एडिशन रिएक्शन भी देते हैं। जैसे ये कोई भी कॉन्जुगेटेड डाइन है और इसकी हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसमें रिंग क्लोजर होकर के और इस तरह का प्रोडक्ट बनता है। ये डाइल सेल्डर रिएक्शन कहलाती है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।